नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्सेज। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था? लैंड रिसोर्सेज डिस्कस किया, सॉइल रिसोर्स। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्स। द वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। विदाउट वाटर नो लाइफ इज एग्जिस्ट। तो वाटर हमारे लिए बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब वाटर रिसोर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्या है वाटर रिसोर्सेज, क्या कितने परसेंट ऑफ वाटर हमारे अर्थ में अवेलेबल, कितने ड्रिंकेबल वाटर है, कितने हमारे लिए क्या है, ठीक है। ये हम लोग भी जानते हैं कि वाटर 70% ऑफ द लैंड कवर विद वाटर। तो ये चीज अलग बात है। लेकिन अब वाटर के बारे में क्या क्या, वाटर के बारे में क्या पढ़ा है बुक्स में, देखते हैं। देखो, वाटर इज अ वाइटल रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। बोला वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, natural resources, and only 3/4 of the earth surface is covered with the water। मतलब हमारा जो पृथ्वी का है 1/4 हिस्सा लैंड है और 3/4 हिस्सा वाटर है, ठीक है ना। इट इज therefore appropriately called the water planet। तभी हम लोग को अर्थ एज अ वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है और एक ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्लियर? It was in the primitive ocean that the life began almost 3.5 billion years back। अब देखो वाटर से रिलेटेड क्या लगा क्या कि सबसे पहला लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट हुआ था? लाइफ हमारा सबसे पहले वाटर्स में एग्जिस्ट है, जिसमें एल्गी के द्वारा, ठीक है। इट वाज अ प्रिमिटिव ओशन दैट द लाइफ बिगन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। इवन टुडे द ओशंस कवर द 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट द रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो वाटर में बोला गया कि हमारा 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस जो हमारे वैराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल लाइफ का सपोर्ट करता है। तो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। The ocean water is however saline and not for human consumption। अब क्या बोल रहा है? हमारे पास तो वाटर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा कितना ड्रिंकेबल वाटर, जो पोर्टेबल वाटर, जो हम लोग यूजफुल वाटर है, वो कितना है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि the ocean water is however saline and not fit for the human consumption। मतलब जो हमारा ओशन वाटर है वो हमारे कंजप्शन के लिए नहीं है। Fresh water account only about 2.7%। Nearly 70% of this occur ice sheets and the glaciers in the Antarctica, Greenland and the mountain region। तो fresh water हमको कितना मिल रहा है? सिर्फ only 2.7% हमको fresh water मिल रहा है। And nearly 70% of this occur as a ice sheet and a glass। और ये पानी कहाँ से हमको मिल रहा है? ग्लेशियर से, ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रेंज। ये फ्रेश वाटर कहाँ से मिल रहा है हमको? जो हमारे ग्लेशियर्स है, अंटार्कटिका में जो माउंटेन्स है, सॉरी जो ग्लेशियर्स अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन से हमको ये फ्रेश वाटर मिल रहा है। तो देखो पूरा हमारा जो 3/4 में है ओनली 2.7% हमको मिल रहा है। 70% 2.7% हमको फ्रेश वाटर मिल रहा है, वो भी ग्रीनलैंड, ग्लेशियर और माउंटेन रीजन से। क्लियर ना? ड्यू टू द लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन यूजर। अब ये 2.7% में भी बोला गया है ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन यूजर। बोला ओनली 1% ही हम लोग के लिए फ्रेश वाटर इज यूजेबल फॉर ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमन नीड्स के लिए यूज है, हमारे पीने के लिए यूज है, ओनली 1% वाटर है, ठीक है। It is found as a groundwater at the surface of water in the river, the lake and the water vapor in the atmosphere। आइए कहाँ पाया जाता है? It is found in the groundwater। पानी कहाँ पर है? groundwater सभी जानते हैं। At the surface of water in river and the lake and the water vapor in the atmosphere। और ये सब पानी water lake, surface of rivers, water vapor in the atmosphere में ये पानी पाया जाता है। Fresh water is therefore the most precious substances from the earth। Water can neither be added nor substances from the earth। Its total volume remains constant। It is abundant only seems to be vary because it is constant motion, cycling through the ocean, the air, land and back again through the process of evaporation, precipitation, the runoff। This as you already know as a refer as a water cycle। तो वाटर साइकिल्स के बारे में भी आप लोग को बता दें। आप लोग भी जानते हैं वाटर साइकिल्स क्या होता है कि जो हम लोग का ये हो रहा है ना, वाटर का जो हम लोग देखें कि वाटर की मेंटेलिटी है किसकी वजह से? हमारा इसकी वजह से, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशन। ओशन से हमारा साइक्लिंग होने की वजह से हमारा ये वाटर हमेशा लेवल मेंटेन रहता है, वाटर हमेशा प्रेजेंट रहता है। वाटर किस तरह से? बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन। वाटर जो ओशन से वाटर से उसको एवोपोरेट करते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर रन ऑफ। दिस इज ऑलरेडी नोन एज द, इसको हम लोग वाटर से, मतलब पानी जो हमारा है वही एवोपोरेट होके ऊपर एटमोस्फेयर में जा रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा, फिर इन टर्म्स वो हमारा रेन वाटर की तरह आ रहा है, वही से हम लोग वाटर साइकिल्स बोल रहे हैं। मतलब ये कहीं से आ नहीं रहा है,
हमारा ये वाटर जो हमारे पृथ्वी में है, जो ओशन वाटर, उसी को एवोपोरेट्स हो रहा है। एवोपोरेट्स के बाद वहां पर हमारा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फिर रेन अप हो रहा है, फिर रेन वाटर से फिर हमारी जमीन पर आ रहा है। ये पूरा चीज मतलब एक बार नीचे वहीं से वो चीज घूम रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एज अ वाटर साइकिल। अब वाटर का यूजेस देखो कहाँ कहाँ पाए। ह्यूमन्स वाटर आर यूज फॉर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग द क्लोथ बट ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन। Water used for agriculture industries, generating electricity through the reservoirs of dams and other uses. Increasing population, rising the demand for food, cash crops, increasing urbanization and raising the standard of living are the major factors and leading to the shortage of supply of fresh water, either due to the drying of water sources and the water pollution. Now, हमारे waters के कितने demands हैं? आप लोग जानते हैं waters का कितना demand है? हम लोग as a human consumption not only for the drinking or washing clothes or utensils, और प्रोडक्शंस के लिए भी हम लोग वाटर्स के, जैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए भी वाटर्स की जरूरत है, इंडस्ट्रीज के लिए भी हमको वाटर्स की जरूरत है। यहाँ देखो क्या क्या है, रादर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिजर्व डैम्स एंड अदर यूजेस, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, राइजिंग द डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये सब वजह से हमारा शॉर्टेज आ रहा है प्रॉब्लम वाटर्स में। हमारी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हमारे डिमांड इतना बढ़ रहे हैं, हमको इंडस्ट्रीज के लिए वाटर चाहिए, एग्रीकल्चर के वाटर चाहिए, कैश क्रॉप्स के लिए चाहिए, अर्बनाइजेशन के लिए चाहिए, राइजिंग ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग के लिए, ये सब फैक्टर्स की वजह से हमारा वाटर्स का शॉर्टेज पड़ रहा है। हम लोग वेस्टेज ऑफ वाटर भी करते हैं, इसकी वजह से हमारे वाटर में शॉर्टेज आ रहे हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच लेड टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। नाउ आइदर ड्यू टू द ड्राइंग ऑफ वाटर सोर्स। Now, यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दिया, एन एवरेज अर्बन इंडिया यूज अबाउट 150 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। एक अर्बन सिटीजन को बताया गया कि 150 लीटर वाटर वो पर डे यूज कर रहा है। मतलब ये स्ट्रक्चर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि आप एक पर्टिकुलर मैन का यूजेस कितना है वाटर्स का। तो एक पर्टिकुलर मैन पर डे में 150 लीटर्स वाटर यूज कर रहा है। किसमें यूज कर? ड्रिंकिंग में 3 लीटर्स पर डे, कुकिंग में 4 लीटर्स, बाथिंग में 20 लीटर्स, फ्लशिंग में 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लोथ्स में 40 लीटर्स, वॉशिंग यूटेंसिल में 20, गार्डनिंग में 23, टोटल हमारा ये 150। मतलब एक ह्यूमन यूज का वाटर का यूज का एक स्ट्रक्चर बताया कि वाटर्स का हमारा जो यूजफुल है वहां पर नहीं। अगर कभी देखो, तुम लोग भी देखते हो कि कभी अगर कोई गाड़ी दूसरा स्टार्ट कर दिया, मोटर तो चल रहा है, मतलब ये सब क्या एक वेस्टेज ऑफ वाटर्स है। मतलब हमारे यूज ऑफ वाटर्स में बताया गया कितना ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वाटर का इस प्रोसेस में। क्लियर? क्या प्रॉब्लम्स है हमारे वाटर एबिलिटी में? वाटर एबिलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन ऑफ वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ एंड मेक्सिको एंड पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया फेसिंग द शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। मतलब ये सब कंट्रीज के नाम है जहां पर हमें फ्रेश वाटर सप्लाई की बहुत जरूरत है। क्यों? अभी हम एग्जांपल देते सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया में पानी की इतनी शॉर्टेज है कि यहाँ से इंडिया से सप्लाई होता है, तो वहाँ के लोग तो ऐसे यूज करते हैं कि जैसे आज हम लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, उन लोग वहाँ पर ऐसे वाटर यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वाटर बिल्कुल नहीं है। कुछ कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर बिल्कुल नहीं, पता हम दूसरे एरिया से जाए, अपने इंडिया में देख लीजिए आप, डेजर्ट एरिया में वाटर भी नहीं है। ये क्या है? यहाँ से सप्लाई हो रहा है। ये तो इंदिरा गांधी कैनल होने की वजह से राजस्थान में हमने वाटर का अच्छा पानी मिल रहा है। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता, जब कैनल्स नहीं बना था तब दूर दूर से लोग वाटर को कैरी करके ले आते थे, तो वो सब प्रॉब्लम फेस किए थे। तो ये सब बोला गया कि वाटर का क्या बोला गया, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। कहीं कहीं ऐसा एरिया जहाँ पर हमको वाटर बिल्कुल नहीं मिलते हैं। ठीक है, country located in the climatic zone most susceptible to the drought face a great problem of water scarcity. Thus, water shortage may be the consequence of variation in the seasonal, annual precipitation and the scarcity caused by over-exploitation and contamination of water resources. तो मतलब वाटर भी कहीं ना आने का कारण भी हमारा कई प्रॉब्लम्स है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, सीजनल और water shortage, seasonal and or annual precipitation scarcity cause over exploitation, the contamination of water, वाटर को गंदा करना और ओवर एक्सप्लॉयटेशन को जैसे हमारा वाटर्स की कमी आ रहा है। ये प्रॉब्लम से हमारे वाटर्स के मतलब कहीं कहीं ऐसा कंट्री जहाँ बिल्कुल पानी, कहीं है कि हमें वाटर्स अवेलेबल हो रहा है,
तो वो वाटर को प्रोटेक्ट करें ताकि जहां पर पानी ना हो वहां पर उसको हम सप्लाई कर सके। क्लियर समझ में आया? ये था हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर। ना हाउ टू कंजर्व द वाटर, किस तरह से हमको वाटर को कंजर्व करना है ताकि फ्यूचर्स में भी हम उसका यूज करें, जहां पर वाटर का यूजफुल ना हो उसको भी हम लोग यूज कर सकें। क्या क्या रीजन है हम लोग किस तरह से वाटर कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ वी हैव टू स्टॉप द वेस्टेज ऑफ वाटर, वी हैव डज नॉट यूज एनी केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स विल बी डिप्लेट इन द रिवर, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स जो फर्टिलाइजर्स हम लोग को पानी में नहीं मिले ताकि हमारा वाटर शुद्ध रहे। ये सब चीज हमको उससे वाटर का, देखो बुक्स में क्या है, access to clean and adequate source is a major problem of facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resource and able to the water is renewable source. It is overused and pollution make it unfit for use. मतलब वाटर का एज रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है जो टाइम टू टाइम हमें रिन्यूड होता है, लेकिन अगर इसका डिप्लेशन ओवर यूजेस, इसका मिसयूज होने की वजह से ये वाटर हमारा डिप्लेट होते जा रहा है। ठीक है। Now, discharging of untreated and partially treated sewage, agricultural, chemical, and industrial effluents in water body are the major contaminants. They pollute the water within the nitrate, metals, and pesticides. हमारा वाटर क्यों पोल्यूट हो रहा है? हमारे जो केमिकल्स वेस्ट निकल रहे इंडस्ट्री वो भी हम लोग पानी में छोड़ रहे हैं, हम लोग अपने वॉशिंग क्लोथ सब भी जाके रिवर्स में धुल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर में कई तरह के पेस्टिसाइड केमिकल कंटेंट में है, जिसके वजह से हमारा वाटर जो ड्रिंकेबल वाटर था वो भी हमारे पीने योग्य नहीं रहा। तो इस तरह से हमारा क्या क्या था, ये सब चीज अगर हम ना करें तभी हम अपने वाटर को कंजर्व, हमारे जो वेस्ट है इंडस्ट्रियल के वेस्ट उसको हम लोग वाटर में डाल के एक अलग जगह डालें ताकि हमारा वाटर शुद्ध रहे। अगर वाटर शुद्ध रहे तो हम लोग की लाइफ भी इजी वे रहेगा। क्लियर? नाउ most of these chemicals and non-biodegradable and reach the human body through the water. Water pollution can be controlled by treating these effluents through releasing them in the water body. तो ये वाटर बॉडी हम लोग किस तरह से वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं? अगर इस चीज को जो केमिकल्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट है वो अगर हम पानी में ना मिले कंट्रोल कर सकते हैं तभी हमारा वाटर बॉडी प्रोटेक्ट रह सकता है और हमें आज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकता है। Now, forests and other vegetation cover the slow surface of runoff and replace underground water. Water harvesting is another water method to save the surface of runoff. The canal used for irrigation fields should be properly lined to minimize the losses by the water seepage. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर हम लोग जो एग्रीकल्चर में भी पानी यूज कर रहे हैं और जो भी अगर सिस्टमाइज वे से करें, अगर एज स्प्रिंकलिंग वाटर मतलब डिफरेंट प्रोसेस जैसे रेन हार्वेस्टिंग हुआ, ये सब करें, जैसे रेन वाटर को प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज करें तो हमारा वाटर कंजर्व हो सकता है, हमारे फ्यूचर में हमारे वाटर के प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते। मतलब वाटर को कंजर्व करने के लिए हमें आज जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको हमको ओवर कम होना है। मतलब प्रॉब्लम वाटर के प्रॉब्लम है, मतलब जो हमारे प्रैक्टिस से वेस्ट है उसे हमें पानी में न छोड़े, पेस्टिसाइड जो केमिकल्स हमारे वाटर्स में आ रहे हैं वो सब ना यूज करके एज अ यूजफुल प्रोडक्ट्स हम करें, तभी हम एज अ फ्यूचर में भी वाटर एज अ रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। So water is one of the most important, the precious thing that we have to conserve. अगर वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो हमें अगर फ्यूचर में बहुत जाए, क्योंकि वाटर के बिना कोई लाइफ। Let's begin our next topic. Our next topic is that is the natural vegetation and the wildlife. This is the last topic of this chapter, and this from we come to the end of the chapter. Now, before we go into the discussion, we know what is the natural vegetation and wildlife. ये भी एक हमारा एक important resource है। नेचुरल वेजिटेशन क्या है और वाइल्ड लाइफ क्या है? तो देखो नेचुरल वेजिटेशन इज रिलेटेड विद द प्लांट्स, वेयर द वाइल्ड लाइफ इज रिलेटेड विद द एनिमल्स। मतलब जितने भी प्लांट्स है जो भी हमारे इन्वॉल्व में हमारे यूनिवर्स मतलब प्लांट्स अर्थ में पाए जा रहे हैं, जितने भी स्पीसीज टाइप के उसको हमारा नेचुरल वेजिटेशन में काउंट करते, जैसे फॉरेस्ट हुआ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वो नेचुरल वेजिटेशन है। वाइल्ड लाइफ डिफरेंट स्पेसीज, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ऑल दीज आर कम अंडर द वाइल्ड लाइफ। ये सब पूरा हमारे वाइल्ड लाइफ में आ रहे हैं। Now, what is the meaning of natural vegetation? Natural vegetation here means natural vegetation exists only in the narrow zone and contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere that we call a biosphere. देखो हमारे आज 3 layers, अब हम लोग जानते हैं 3 layers in the atmosphere, in the earth, that is the lithosphere, hydrosphere and the atmosphere. Lithosphere belong to the part of the earth surface where the land is exist, मतलब जो part हमारे land से related होता है उसमें हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में वो पार्ट ऑफ द अर्थ है जहाँ पर हमारी
पानी जहाँ पर रहता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और एटमोस्फीयर में जहाँ पर हमारा एयर एग्जिस्ट करता है उसे हमें एटमोस्फीयर कहते हैं। ये 3 लेयर और 3 जोन शब्द का बोला जाता है जो लिथोस्फीयर। ये तीनों का जहाँ कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ तीनों एग्जिस्ट होते हैं, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होता है, उसको हम लोग एज अ बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का है कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, इस बायोस्फीयर में एग्जिस्ट होता है। मतलब ये तीनों चीज जहाँ पर लाइफ हमारा फॉर्म हो रहा है, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो रहा है, उस पार्ट को बायोस्फीयर कहते हैं। और ये तीनों चीज हमारे बायोस्फीयर में क्या पाए जाते हैं, ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स दे आर ऑल फॉर्म इन द बायोस्फीयर, मतलब ये बायोस्फीयर में हमारे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एज एनिमल और प्लांट जो भी हो रहा है, ह्यूमन बीइंग जो, वो सिर्फ एज लैंड्स में नहीं रहा है, उनको जो हर चीज की जरूरत है, लैंड्स की भी जरूरत है, वाटर्स की भी जरूरत है, और एयर्स की भी जरूरत है। तो हमारा लाइफ जहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं एज अ बायोस्फीयर। और इकोसिस्टम क्या बोला जा रहा है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम, मतलब जो हमारे लाइफ को जो सपोर्ट कर रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं एज ए इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में क्या है कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ से, और किस तरह से ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमारे लिए क्या हेल्पफुल है, एंड हाउ टू कंजर्व ऑफ दिस रिसोर्स, मतलब ये रिसोर्स को किस तरह से हमें कंजर्व करना है, ये पूरी चीज हमको इसमें डिस्कस करना है। देखो नेक्स्ट ये बोला क्या गया, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। नैरो मतलब नेचुरल वेजिटेशन मतलब जो प्लांट्स होते हैं, और वाइल्ड लाइफ जो एनिमल से रिलेटेड वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, दैट वी कॉल्ड अ बायोस्फीयर। मतलब जहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऑफ तीनों का होता है, कॉम्बिनेशन मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पर बायोस्फीयर, वहां पर हमारा ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ द लाइफ सपोर्टिंग ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल, दिस सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग जो हो रहा है उसे एज ए इकोसिस्टम। नाउ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हाउ द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर द वैल्यूएबल, किस तरह से हम लोग वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एज ए इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्सेज क्यों कहा गया है। हाउ plants provide us timbers, give shelters to animals and provide oxygen to breathe and protect soil, so they are the very important। मतलब plants से हमको क्या मिल रहा है, timbers मिल रहा है, ठीक है, give shelters to animals, produce oxygen we breathe and protect soil also। protect soil मतलब किस तरह से हमारा प्लांट सॉइल्स को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, जितने ज्यादा हमारे प्लांट्स होंगे उतनी ज्यादा हमारा मतलब वाटर्स के हमारा मेंटेन करता है, मतलब वाटर को एज ए रूट्स में ऑब्जर्व करते हैं। आप लोग भी पहले पढ़ा होंगे सॉइल्स प्रोफाइल्स में कि हाउ द रूट्स ऑब्जर्व द वाटर। तो इस तरह से सॉइल हमारा जो ये वाटर्स भी हमारा होता है सॉइल्स को बांध के रखता है, और प्लांट सॉइल्स को बांध कर ताकि ये सॉइल इरोजन न करे। इस तरह से हमारा ये प्लांट हमें ये सब चीज में हेल्प कर सकते हैं। प्लांट आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट एंड हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव्स फ्रूट्स, नट्स, लैटेक्स, turpentine oil, gum, medicine plant and also paper that is so essential for studies. There are innumerable use of plant and can be add some more। तो प्लांट्स का हमारा वेरियस यूजेस है, क्या क्या प्लांट्स है आप लोग भी जानते हो प्लांट्स के कितने ज्यादा यूज पर। प्लांट्स हमको शेल्टर के साथ मेडिकल हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टर्पेंटाइल ऑयल, ये सारे चीज हमको प्लांट से मिलता है। टर्पेंटाइल ऑयल मीन्स यहाँ होता है कि एक टाइप्स के ऑयल है जहाँ पर हमारे गम्स के लिए यूज होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं। लैटेक्स हमारे गम्स के लिए भी यूज होते हैं। ये सब चीज पूरे हमारे प्लांट से होता है। प्लांट से हमारे इंडस्ट्रीज भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि प्लांट से ही हमारा पूरा प्रैक्टिस सिस्टम हर चीज डिपेंड है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड हो रहे हैं। तो प्लांट्स हमारा बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। अगर प्लांट्स नहीं रहे तो हमारा एज अ लाइफ हम लोग का एज ए ह्यूमन बीइंग्स की भी लाइफ एग्जिस्ट है, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम द प्लांट वी गेट ऑक्सीजन, प्लांट से हम लोग को ऑक्सीजन भी मिल रहा है। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वैल्यूएबल रिसोर्सेज इन द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ इंक्लूड द एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। तो वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, वाइल्ड लाइफ में हर एनिमल, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बैक्टीरियास हो, एनिमल्स हो, कोई बर्ड्स हो, हर चीज आ रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ एनिमल्स आ रहे हैं, हर चीज वाइल्ड लाइफ में आ रहे हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड, वूल। ठीक है, एनिमल से क्या मिल रहा है हमें, मिल्क, मीट, हाइड एंड वूल। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प अस पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर। इंसेक्ट लाइक बीज लगता है मतलब हमें क्या दे रहा है, हनी प्रोवाइड कर रहा है। और एक चीज में क्या हेल्प कर रहा है, हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन मीन्स मतलब ट्रांसफरेशन ऑफ सीड्स, मतलब सीड्स का जो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे, ये बीज या हमारे बर्ड्स हेल्प करते हैं।
क्यों एक बर्ड एक जगह से फूल से दूसरे फूल में जाते हैं, तो उस तरह से बर्ड्स का सीड्स का ट्रांसफर होता है, वहां पर एक पेड़ होता है, उसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले द डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। तो और एक चीज इंसेक्ट हमारा क्या हेल्प करता था, हमारा डिकम्पोजिशन सिस्टम, मतलब जो भी हमारे जीव जंतु जो मर जाते हैं, ये इंसेक्ट्स द्वारा ही हमारा डिकम्पोज होता है। तो ये हर एक इंसेक्ट का अपना एक अलग फंक्शन है, अपना एक सिस्टम है, जिसमें हम लोग का हर एक पूरा एक मतलब इकोसिस्टम का हर एक इंसेक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेबल है, मतलब हर इंसेक्ट का एक अपना वर्क है। जैसे हमारे इंसेक्ट क्या करते हैं, हमारे डिकम्पोज को डिकम्पोज करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर ये इंसेक्ट्स न होते तो हमारे जो भी जो जंतु जो मर जाते हैं, उनका कौन डिकम्पोज कौन डिके करता है, ये सब चीज के लिए हमारे इंसेक्ट्स हेल्प होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, जो हमारे अर्थ में है, जो उसके लिए भी प्रोटेक्ट करने लिए हमें कंजर्व करना बहुत जरूरी है। डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करना है, तो हमने अभी बताया था कि जिस तरह लैंड सॉइल का भी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे क्लाइमेट हमारे पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। So next we discuss about the distribution of natural vegetation. तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नेचुरल वेजिटेशन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड होता है, हाँ नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है। तो जिस तरह हमने बताया था कि अदर्स लैंड सॉयल्स और वाटर का भी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट सॉयल्स ह्यूमन बीइंग्स पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फर्टाइल्स लैंड है कि लैंड यूज पैटर्न उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। उसी तरह हमारे नेचुरल वेजिटेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो किस तरह से द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर, मतलब हमारा जो वेजिटेशन का जो टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ फॉरेस्ट ग्रासलैंड स्क्रब एंड टुंड्रा। तो मेजर वेजिटेशन हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो फाइंड, दैट इज द एवरग्रीन deciduous forest, tundra forest, coniferous forest, ये different types of vegetation that found in the India, मतलब different types of vegetation, different climatic structures पर ये vegetation पाए जाते हैं। हर vegetation हर जगह नहीं पाया जाता है, जैसे deciduous forest हमारे नॉर्थन प्लेन साइड ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, और टुंड्रा फॉरेस्ट में हर सब पार्ट ऑफ एरिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस के एनवायरमेंट्स के ऊपर हमारे वेजिटेशन डिपेंड कर रहे हैं। तो कौन सा प्लांट्स किस क्लाइमेट के लिए सुटेबल है, हर चीज के लिए हर चीज सुटेबल नहीं है। सपोज हमने वीट का कल्टीवेशन करते हैं, वीट के लिए एक ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जहां पर वो कल्टीवेट हो सके। तो हर जितना भी क्रॉप जो भी है, जो भी नेचुरल है, हर जगह नहीं ग्रो हो सकता, मतलब उसके क्लाइमेट के ऊपर, उसके टेम्परेचर के ऊपर और सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ ग्रो होता है। Clear? In the area heavy rainfall, huge trees may size. The forests are thus associated with the area having abundant water supply. As the amount of moisture decreases, the size of tree and the density reduce. Short stem trees and the grasses grow in the region of a moderate rainfall and forming the grassland of the world. ठीक है, यहाँ भी अगर बोला कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड जो ग्रो कर रहे हैं, वो भी हमारे टेम्परेचर और क्लाइमेट पे डिपेंड होकर ग्रो कर रहे हैं। जहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर वहाँ पर ज्यादा बड़े अच्छे ट्रीज, मतलब लंबे ट्रीज दिखाए जाते हैं, मतलब एवरग्रीन्स दिखाते हैं। जहाँ पर कम से वहाँ पर छोटे पेड़ दिखाए जाते हैं। तो ये चीज हमारे वेजिटेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे क्लाइमेट पे, हमारे टेम्परेचर पे, हमारे रेनफॉल पे डिपेंड करता है कि वेजिटेशन कैसे ग्रो हो रहे हैं। सपोज एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है थ्रू आउट द ईयर द ट्रीज आर लुक एवरग्रीन। व्हाई? बिकॉज दे हैव अ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, वहाँ पर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर्स होते हैं, इसलिए वहाँ के पेड़ पौधे सिर्फ हरे रहते हैं। यही रीजन है कि हमारे डिफरेंट फॉरेस्ट हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन on the depending on the climate and the environment. Clear? Now that is the last topic, that is the conservation of natural vegetation and wildlife. किस तरह से हमें नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन था और गवर्नमेंट से क्या क्या मेजर्स लिया इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो, फॉरेस्ट आर आवर वेल, प्लांट्स गिव शेल्टर्स टू एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट आवर वेल, फॉरेस्ट हमारा संपत्ति है, ठीक है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट क्या क्या दे रहा है, हमें शेल्टर्स दे रहे हैं एनिमल्स के, और एनिमल्स और प्लांट दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। Changes of climate and human interference can causes a loss of natural habitat.
ना ड्यू टू द चेंजेस ऑफ क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस वजह से हमारा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिट, जो हमारी प्राकृतिक देन है, जो वो चीज लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है कि हमारे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस मतलब हम ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करें, ज्यादा मशीन्स वर्क यूज करें, जिसकी वजह से हमारी जो प्राकृतिक देन है वो हटते जा रही है, वो जो नेचुरलिटी है वो हट रही है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है। क्यों मैं देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहे, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से हमारे लैंड्स कम हो रहे, हम लोग ज्यादातर बिल्डिंग्स, डैम्स, फैक्ट्रीज बना रहे, जिसकी वजह से हमारे जो नेचुरल चीज है वो चीज हट रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉजेज अ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। और ये चीज सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को नहीं, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी अफेक्ट कर रहा है। Many species have become vulnerable and endangered and some are the few extinctions. तो ना ये जो हमारे ओवर पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत से ऐसे स्पीशीज है जो हमारे कुछ तो लुप्त हो गए हैं, कुछ एंडेंजर्ड में है, और कुछ आने वाले कुछ फ्यूचर में हम लोग उसको नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग को भी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है, जैसे डायनासोर ले, जिसके स्पीशीज अब नहीं भी दिखे जा रहे हैं। अभी हमारा जो टाइगर है, जो बंगाल का फेमस है, वो भी हमारे आधा इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, फॉरेस्ट कटने की वजह से जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनको लाइफ एग्जिस्ट जहाँ पे, वो चीज उनको न मिलने को उनके स्पीसीज धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमको बचाने के लिए हमको अपना वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन बचाने के लिए हमको इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। क्लियर ना? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, construction activity, forest fire, tsunami and the lines are some of the humans and the natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. तो क्या रिसोर्सेज, इन सब रिसोर्सेज का एक्सटेंशन होने का सबसे मेन रीजन क्या था? डिफॉरेस्टेशन, मतलब हम लोग जो फॉरेस्ट को काट रहे, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड एंड सम ऑफ द ह्यूमंस एंड द नेचुरल। तो यहाँ पर देखो सिर्फ ह्यूमन फैक्टर है, some natural factors also and the human factor also affects the responsible for the extinction of this species। मतलब ये कुछ नेचुरल फैक्टर्स जो ह्यूमन फैक्टर्स है, दोनों मिलकर हमारे जो स्पीसीज है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने में हेल्प कर रहा है। Now, one of the major concern in the poaching which results the sharp decline in the number of particular species। तो कौन सा पर्टिकुलर स्पीसीज में हमारा ज्यादा डिक्लाइन दिखाया जा रहा है? एनिमल्स आर पोच्ड for collection, illegal trades of hides, skins, nails, teeth, horn, as well as feathers. Some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich, and this can be conserved by increasing awareness। अब ये सब जो एनिमल्स है धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे, क्योंकि इनका कंजर्व करने के लिए इन लोग एज अ इलीगल वे से इनका ट्रांसपोर्ट कर रहे और इनके जो भी स्पीसीज को यूज करे, जिसकी वजह से हमारा ये सब स्पीसीज आज इंडिया मतलब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। नाउ व्हाट द गवर्नमेंट मेजर्स हैज टेकन फॉर मेकिंग द प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, दैट द गवर्नमेंट हैज so many national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves to made to protect the natural vegetation and wildlife। तो गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया इन स्पीसीज को कि आगे फ्यूचर्स में भी ये स्पीसीज दिखा जाए, जहाँ हमारे लिए जो बेनिफिट्स है हमारे लिए, उन्होंने क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिया, उन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया ताकि हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। Now, conservation of creek, lakes and wetlands is necessary to save the precious resources from the depletion. There is a balance in the environment and the relative the number of species is not disturbed. Human activity in several parts of the world have disturbed the natural वेजिटेशन। मतलब यहाँ पे बोला गया कुछ ऐसे पार्ट है जहाँ पर हमें नेचुरल वेजिटेशन क्या हमारे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हमारे टोटली अफेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं ताकि हमारे जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन जो हमारे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं उसके लिए हम एज अ प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सब सिर्फ मेजर्स है जो हमारे रिसोर्स को, तो रिसोर्स है क्या, हम लोग बाद में बोले कि हम लोग का रिसोर्स एज अ लिमिटेड स्टॉक में है। इसको भी अगर जो भी अगर नेचुरल रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स हो या मैन मेड रिसोर्स है, लेकिन एक लिमिटेड स्टॉक तक अगर इसको यूज करेंगे तो हमारे फ्यूचर्स में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो रिसोर्स मस्ट बी यूज इन सच ए वे सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन आल्सो मे यूज ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, तो हमको रिसोर्स उसी तरह से यूज है ताकि हमें फ्यूचर जनरेशन को भी हम लोग एज अ रिसोर्स को यूज कर सकें। तो रिसोर्स हमारे लिए सबसे वन द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर ईच एंड एवरी पर्सन।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट का है, हर ईच एंड एवरी सिटीजन हैव टू बी टेक केयर ऑफ द रिसोर्स। हर एक सिटीजन को इस रिसोर्स को केयर करना है, तभी हम आज फ्यूचर्स में रिसोर्स की यूज आज इजी वे से कर और अच्छे से कर सकते हैं। तभी हमारा एक जो लैंड, हमारा जो कंट्री है एज अ ब्यूटीफुल कंट्रीज देख सकेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर रिगार्डिंग द लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। So hope you will understand the chapter. If you have any doubt regarding this chapter, you can ask me. Thank you.